नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पीसीएस फाउंडेशन पे। हमारा साइंस का क्लास चल रहा था, उसी को आज बढ़ाते हुए आज हमारा क्लास नंबर 5वाँ है। इसमें देखते हैं क्या ख़ास है। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन में दबा लीजिएगा ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुँच सके और लाइक भी ज़रूर कर लीजिएगा, ये हमारा आपसे आग्रह है। चलिए, अगर किन्हीं को यह पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप पीसीएस फाउंडेशन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आप ज्वाइन मत पीडीएफ को पा सकते हैं या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में घर्षण बल को क्या कम करता है? अगर घर्षण बल को जो है ना, क्या कम करता है घर्षण बल को? जैसे कि सतह को चिकनाहट जो हो जाएगा तो घर्षण बल को कम करेगा, बिल्कुल सही है। स्नेह का उपयोग करेंगे तो भी कम कर देगा। निम्न संपर्कीय क्षेत्र को भी मतलब उपयोग करने से यह कम करेगा, यानी कि हमारा जो ऑप्शन डी है, यानी सभी विकल्प इसमें सही है। चलिए, इसका थोड़ा व्याख्या देखते हैं कि सतह की चिकनाहट द्वारा, स्नेह का उपयोग द्वारा, निम्न संपर्कीय क्षेत्र द्वारा आदि से घर्षण को कम किया जा सकता है। घर्षण को विभिन्न तरीकों द्वारा कम किया जा सकता है, जैसे कि चमकदार सतह द्वारा, स्नेह के उपयोग द्वारा, वस्तुओं को अधिक युक्त बनाकर, सतह पर लगने वाले बल को कम करके और सतहों के मध्य संपर्क के उस क्षेत्र को कम करके या कम किया जा सकता है। दूसरा प्रश्न है कि पृथ्वी के परित घूर्णन करते हुए अंतरिक्ष यान में भारहीनता का अनुभव क्यों होता है? जैसे कि पृथ्वी के जो परित जो है घूर्णन करते हुए अंतरिक्ष यान में भारहीनता का अनुभव क्यों होता है? क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, भारहीनता का अनुभव इसलिए होता है क्योंकि उसमें शून्य गुरुत्व के कारण यह है जो भार मतलब कम हो जाता है। भारहीनता का अनुभव मतलब अनुभव क्यों होता है? तो शून्य गुरुत्व के कारण इसका भार का अनुभव मतलब होता है। इसमें जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के ऊपर जाने पर घटता है, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण जो है पृथ्वी के ऊपर आप जाइएगा तो क्या होता है, घटता है। अंतरिक्ष में इसका मान लगभग नगण्य हो जाता है, यानी शून्य के समान हो जाता है। इसलिए अंतरिक्ष यान में भारहीनता का अनुभव होता है। इसमें इसीलिए क्या होता है, अंतरिक्ष यान में भारहीनता का अनुभव होता है। अगला है कि अश्व शक्ति लगभग वाट के बराबर होती है। वो अश्व शक्ति किसके मतलब बराबर होती है? एक अश्व शक्ति जो है वो किसके बराबर होती है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा 746, कहीं-कहीं 750 में लगभग पूछा है, तो ऑप्शन में कौन सा आपको लगभग में दिख रहा है? तो 750 का लगभग दिख रहा है, तो 750 को कहीं-कहीं 746 में मिलता है। चलिए ठीक है, चलिए मिलते हैं इसके थोड़ा डिस्क्रिप्शन से। अश्व शक्ति लगभग 750 वाट के बराबर होती है। अश्व शक्ति शक्ति के मापन की एक इकाई है। किसके मापन की इकाई है? शक्ति के एक मापन की इकाई है जिस दर पर काम किया जाता है आमतौर पर इंजन या मोटर्स के उत्पादन के संदर्भ में हॉर्स पावर के कई अलग-अलग मानक और प्रकार है। इसमें हॉर्स पावर के कई अलग-अलग मानक और प्रकार है। हॉर्स पावर शब्द का सबसे पहले उपयोग 18वीं शताब्दी के अंतिम काल में स्कॉटलैंड के इंजीनियर जेम्स वाट ने किया था। कहाँ के इंजीनियर ने किया था? जेम्स वाट के जो थे, स्कॉटलैंड के इंजीनियर जो है उन्होंने यह मतलब क्या बोला था, ये शब्द का आविष्कार किया था। वर्तमान समय में अधिकांश देशों में शक्ति के मापन के लिए वाट नामक एसआई मात्रक का प्रयोग किया जाता है। अधिकांश देशों में क्या है ना कि शक्ति के मापन के लिए वाट नामक एसआई मात्रक का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है कि जब बैरोमीटर जो वायु दाब मापी है, बैरोमीटर से क्या नापते हैं? वायु दाब को मापते हैं। तो क्या है कि जब बैरोमीटर का पठनांक बिंदु अचानक से गिर जाए तो यह सूचना है, किस चीज़ का सूचना है? जब मतलब वायु दाब की जो मापने वाला है बैरोमीटर, अगर अचानक से नीचे गिर जाए, मतलब बिंदु से अचानक गिर जाए तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा आपका तूफान का यह सूचना है। अगर बैरोमीटर की जो बिंदु है अचानक से मतलब कि ये गिर जाए नीचे, तो ये नीचे पर आ जाए तो क्या संकेत दे रहा है कि तूफान आने वाला है। जब बैरोमीटर का पारा अथवा पठनांक अचानक से नीचे गिर जाए तो यह तूफान आने का संकेत होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिट्टी से जड़ों के रेशों तक जल पहुंचाने का कारण है। मिट्टी से जड़ों के रेशे तक जल पहुंचाने का कारण क्या है? तो जल पहुंचाने का जो है कारण क्या है? यह कारण है केशिका दबाव जो है, यह कारण है जल मतलब मिट्टी से जड़ तक मतलब जल पहुंचाने का कारण क्या है? केशिका दबाव है। जानते हैं कि कोशिका क्रिया के कारण जल मिट्टी से जड़ों के रेशे तक पहुंचता है। कोशिका केशिका होगा, यह केशिका क्रिया के कारण जल मिट्टी के से जड़ों के रेशे तक यह पहुंचती है।
अब अगला सवाल है कि रेफ्रिजरेटर में शीतलन किस प्रकार होता है? अभी गर्मी है ना भाई साहब, इसीलिए थोड़ा सोचे सवाल ले लेते हैं रेफ्रिजरेटर वाला। तो रेफ्रिजरेटर में जो शीतलन किस प्रकार होता है, जो पानी ठंडा होता है किसके प्रकार से होता है? तो रेफ्रिजरेटर में जो है यह हो जाता है आपका संपीड़ित गैसों के त्वरित प्रसार द्वारा, या इसमें क्या हो जाता है, ये हो जाता है शीतलन हो जाता है। संपीड़ित गैस के त्वरित प्रसार के द्वारा रेफ्रिजरेटर जो है उसमें जो डालते हैं हम लोग पानी वगैरह, वो शीतलन हो जाता है। रेफ्रिजरेटर में एक ऐसी युक्ति होती है जो शीतल गैसों को संपीड़ित करती है। रेफ्रिजरेटर में एक ऐसी युक्ति होती है जो शीतल गैसों को संपीड़ित करती है और फैलाती है। जब गैस संपीड़ित होती है तो वह ऊष्मा निकालती है, और जब गैस का प्रसार होता है तो ऊष्मा का अवशोषण कर शीतलन पैदा करती है। क्या है, जब गैसों का प्रसार होता है तो ऊष्मा का अवशोषण कर शीतलन पैदा करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ल्यूमेन इकाई है, बताइए। ल्यूमेन आप पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो जानिए कि ल्यूमेन किसकी इकाई है। तो ल्यूमेन जो है वो ज्योति तीव्रता की एक इकाई है। किसका? ज्योति तीव्रता की एक इकाई ल्यूमेन है। ल्यूमेन ज्योति तीव्रता की एसआई इकाई है। ज्योति तीव्रता किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित दृश्य प्रकाश की मात्रा के बराबर होती है। इसमें बोलता है ज्योति तीव्रता किसका एसआई इकाई है? ज्योति तीव्रता किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित दृश्य प्रकाश की मात्रा के बराबर होता है। अगला सवाल है कि सोनार कौन से सिद्धांत पर आधारित है? जो जानते हैं ना जहाज में लगाया जाता है, तो उससे क्या पता चलता है कि कहीं पत्थर कहीं क्या क्या, मतलब उससे पता चला जाता है कि आगे पत्थर है क्या नहीं है। तो सोनार कौन से सिद्धांत पर आधारित है, बताइए। सोनार किस सिद्धांत पर आधारित है? तो प्रतिध्वनि पर आधारित। जैसे कि जहाज जा रहा है, यहाँ पर से मतलब इधर पत्थर रखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या ये वापस आ जाएगा तरंग, मतलब प्रतिध्वनि हो जाता है। इधर से रेडिएशन जा रहा है तो वापस लौट जाएगा, मतलब आगे कुछ समान है। सोनार किसी भी वस्तु से प्रवर्तित ध्वनि से उत्पन्न प्रतिध्वनि द्वारा वस्तुओं का पता लगाते हैं। मतलब क्या, सोनार किसी भी वस्तु से प्रवर्तित ध्वनि से उत्पन्न प्रतिध्वनि द्वारा वस्तुओं का पता लगाते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम के उपयोग द्वारा दिशा ज्ञात की जाती है। जो फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का नियम है के उपयोग द्वारा दिशा ज्ञात की जाती है। बताइए किससे दिशा ज्ञात की जाती है? तो प्रेरित धारा के द्वारा इसे दिशा ज्ञात की जाती है। जानते हैं इसके बारे में थोड़ा? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार दाएं हाथ की अंगुलियों पहली और दूसरी को मोड़ते, मतलब जो दाएं हाथ की अंगुलियां पहली को दूसरी को मोड़ते हुए अंगूठों को इस प्रकार रखा जाए, मतलब मोड़ के देखिएगा आप, प्रैक्टिकल कीजिए। कौन है कि पहली और दूसरी को मोड़ते हुए अंगूठों को इस प्रकार रखा जाए कि वे आपस में लंबवत हो। इस तरह एक बार करके देखिए तो लंबवत हो। तो दाएं हाथ की पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और दूसरी उंगली प्रेरित धारा तथा अंगूठा चालक में प्रभावित होता है। पहली उंगली क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, दूसरी उंगली जो प्रेरित धारा तथा अंगूठा जो है चालक में प्रवाहित धारा की दिशा बताती है। अगला है कि जब कैथोड किरणें उच्च परमाणु भार, जब कैथोड किरणें उच्च परमाणु भार वाले हिंदू बिंदु से टकराती है तो यह उत्पन्न करती है। जब कैथोड किरणें उच्च परमाणु भार वाले बिंदु से टकराती है तो यह क्या उत्पन्न करती है, बताइए। तो यह जो है ना भाई, यह उत्पन्न करती है एक्स किरण जो है उत्पन्न करती है। जानते हैं इसके बारे में थोड़ा? जब कैथोड किरणें उच्च परमाणु भार तथा उच्च परमाणु भार उच्च गलनांक वाले ठोस जैसे मोलिब्डेनम टंगस्टन आदि के केंद्र बिंदु से टकराती है तो उच्च भेदन क्षमता वाली विकिरणों को उत्पन्न करते हैं, जिन्हें एक्स किरण कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? एक्स किरण कहते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लेंथोनाइड है, बताइए। इसमें से पूछा है कौन सा तत्व जो है लेंथेनाइड है, तो कौन सा तत्व लेंथेनाइड है? तो इसमें हो जाएगा आपका सेरियम जो है ना भाई, सेरियम, ये एक लेंथेनाइड तत्व है। चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। लेंथेनाइड श्रेणी के अंतर्गत जो 4 एफ ब्लॉक के 14 तत्व है, मतलब याद रखिएगा कौन सा ब्लॉक, 4 का एफ ब्लॉक में के 14 तत्व हैं जो लेंथेनियम के बाद आते हैं, जिनकी परमाणु संख्या क्रमशः 57 से लेकर कितना 71 के बीच, यानी 14 तत्व आती है। लेंथेनाइड श्रेणी कहा जाता है। जो 4 एफ ब्लॉक में उसमें 14 तत्व आते हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड श्रेणी कहा जाता है। इसमें से सेरियम, प्रेजोडियम, नियोडिमियम, प्रोमिथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्समियम, अर्बियम, यूलियम,
इटबियम और ट्यूटेटियम तत्व आते हैं। देखिए नाम भी ऐसा ऐसा है कि बोलने में थोड़ा हो जाता है। कैथोड किरणें जो है कि एक किरण है, कैथोड किरणें की एक किरण कौन सी है? तो एक किरण जो है ना, इलेक्ट्रॉन की एक किरण है। कैथोड जो किरणें हैं, कैथोड रे जिसको बोलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन की एक किरण है। क्या है? इलेक्ट्रॉन की एक किरण है। जे टॉमसन ने कैथोड किरणों को ऋण आवेशित सूक्ष्म किरणों पुंज के रूप में वर्णन किया है। जो जे थॉमसन थे ऋण आवेशित सूक्ष्म किरणों को पुंज के रूप में वर्णन किया है। यह कण ही इलेक्ट्रॉन की किरण है। यह कण जो है ना, इलेक्ट्रॉन की किरण है। इन किरणों में ऋण आवेश हो जाता है। पदार्थ के भौतिक व रासायनिक गुण मतलब इसमें होता है। अगला सवाल है कि भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट का उपयोग किया जाता है। क्या क्या करने के लिए उपयोग किया जाता है ग्लूटामेट का? तो ग्लूटामेट का जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है आपका रंग बढ़ाने में और स्वाद बढ़ाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें जो ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों याद रखिएगा, ए और बी दोनों। चलिए इसमें नहीं दिया हुआ लेकिन इसमें ए और बी दोनों इसका ऑप्शन हो जाएगा। देखिए आगे थोड़ा जानते हैं कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट ग्लूटामिक अम्ल का सोडियम लवण है। यह प्राकृतिक रूप से अनेक खाद्य पदार्थों जैसे टमाटर, पनीर आदि में पाया जाता है। भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट का उपयोग स्वाद बढ़ाने एवं उसे सुरक्षित रखने हेतु किया जाता है। क्या? स्वाद बढ़ाने के लिए और सुरक्षित रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सॉरी, यहाँ पर बी और सी दोनों होगा। हम वहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसके लिए माफी चाहते हैं हम। ये जो है ना, ये मोनोसोडियम ग्लूकोएट मेट का जो है वो स्वाद बढ़ाने में और सुरक्षित रखने दोनों में किया जाता है। चलिए बी और सी दोनों होगा, बी और सी दोनों याद रखिएगा। आप गलती बताने के गलती नहीं, थोड़ा मिस्टेक से निकल गया। चलिए इसके लिए माफी चाहते हैं आपसे। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? मैंने पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, बताइए आप लोग। ये जो है ना भाई साहब, पकाए आप कभी? तो एक कैल्शियम कार्बाइड का इसमें ये उपयोग किया जाता है, रसायन फल को पकाने में उपयोग किया जाता है। फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। इसका जो सूत्र है CaC2 है। CaC2 होता है या एसिटिलीन के एजेंट के रूप में कार्य करती है। या जो है ना, ये फल पकाने में तो काम कर, जो इसका रासायनिक सूत्र है क्या है? CaC2 है। यह एसिटिलीन के एजेंट के रूप में क्या करता है? किसके रूप में काम करता है? एजेंट के रूप में कार्य करता है। फलों को पकाने की प्रक्रिया में कैल्शियम कार्बाइड नमी के साथ अभिक्रिया कर एसिटिलीन गैस बनाता है। इसमें क्या है? इसमें बोला ना, यह एसिटिलीन के एजेंट के रूप में कार्य करता है। फलों को पकाने की प्रक्रिया में कैल्शियम कार्बाइड नमी के साथ अभिक्रिया कर एसिटिलीन गैस बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है, हानिकारक पदार्थ है। जो उन शराब जो त्रासदियों है में जिनके परिणाम स्वरूप क्या होती है? अंधता आदि होती है, हानिकार पदार्थ है। जो शराब त्रासदियों में क्या होता है? उनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है, हानिकार पदार्थ है। किसके कारण होती है? तो बताइए आप लोग। तो बताना है कि ये जो है ना, मेथिल एल्कोहल से या पीने से या होता है। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं कि मेथिल अल्कोहल एक रंगहीन द्रव है जो कि जल में हर अनुपात में घुलनशील है। यह शराब की भांति तीखी अप्रिय गंध या शराब की भांति तीखी अप्रिय गंध तथा तीव्र स्वाद वाला विषैला होता है। तीव्र स्वाद वाला विषैला होता है। इसके अत्यधिक सेवन से अंधता या पागलपन तथा आवश्यकता से अधिक मात्रा सेवन करने से इसकी मृत्यु भी हो जाती है। बताइए कितना हानिकारक है ये। निम्नलिखित में से किस एक को विस्फोटक की तरह उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किस एक को विस्फोटक की तरह से प्रयोग किया जाता है? तो विस्फोटक की तरह से प्रयोग किसको किया जाता है? यह किया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन को, जो है ये उपयोग किया जाता है विस्फोटक की तरह। नाइट्रोग्लिसरीन को जानते हैं इसके बारे में कि नाइट्रोग्लिसरीन एक भारी रंगहीन तेलीय और विस्फोटक पदार्थ है। भारी रंगहीन और तेलीय विस्फोटक पदार्थ है। इसे ग्लिसरीन ट्राई नाइट्रेट या 1 2 3 इसको बोलते हैं ट्राई नाइड्रोक्सी प्रोपेन, ट्राई नाइड्रोक्सिन प्रोपेन के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या बोलते हैं? ट्राई
नाइट्रोक्सिन प्रोपेन के नाम से भी जाना जाता है। हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल है, हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सा है? बताइए आप लोग, बताइए बताइए बताइए। हरी खाद के लिए जो है ना भाई, ये सनई जो है सबसे उपयुक्त फसल है हरी खाद के लिए। जानते हैं इसके बारे में? कृषि व हरी अविघटित सामग्री का उपयोग जब खाद के रूप में किया जाता है तो उसे हरी खाद कहते हैं। जैसे क्या, कृषि में हरी अविघटित सामग्री का उपयोग जब खाद के रूप में किया जाता है तो उसे हरी खाद कहते हैं। मृदा के लगातार दोहन से उसमें उपस्थित पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। इनकी क्षतिपूर्ति हेतु मिट्टी उपजाऊ शक्ति बनाए बनाए रखने के लिए हरी खाद एक उत्तम विकल्प है। मतलब जब क्या होता है, इतना उपजाइए तो इतना खाद मार दे रहा है ना भाई साहब, तो मतलब मिट्टी की जो गुणवत्ता खत्म हो जाती है। इसीलिए क्या कर रहा है कि ये सनई का उसमें लगाया जा रहा है। मतलब ये क्या बोल रहा है, मिट्टी उपजाऊ बनाए रखने के लिए हरी खाद का उपयोग विकल्प है। हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल है सनई, केंचा, ग्वार, लोबिया, मूंग, उड़द आदि सब जो है ये लगाया जाता है। अगला सवाल है कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है? बताइए। मानव शरीर में प्रोटीन पूछा है भाई, प्रोटीन का जो पाचन है निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है? तो प्रोटीन का जो पाचन है ना भाई, वो अमाशय से होता है। कहाँ से होता है? अमाशय से होता है प्रोटीन पाचन का प्रारंभ। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन अमाशय से में प्रारंभ होता है। हालांकि पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। जैसे बोला है ना, प्रोटीन का पाचन तो अमाशय में होता है, लेकिन हालांकि पाचन का जो अधिकांश भाग है ना, वो छोटी आंत में होता है तथा पचे हुए पदार्थों का अवशोषण भी मुख्यतः छोटी ही आंत में। जैसे कि पचे हुए पदार्थों का जो अवशोषण होता है वो मुख्यतः कहाँ होता है? छोटी आंत में ही होता है। इसका नाम छोटी लेकिन बहुत लंबा है। मानव शरीर की किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? यह जो बनती है तो तितली में जो है ना, यह क्या बनती है? ये मानव शरीर की किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तितली में, या तिल्ली, सॉरी तितली बोलते हैं, सॉरी सॉरी, तिल्ली में अंग में लसिका कोशिकाएं कोशिकाएं बनती है। कहाँ? तिल्ली में। जानते हैं इसके बारे में? कोशिकाएं, लसिका कोशिकाएं एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं, मतलब श्वेत रक्त कणिकाएं हैं जिनका निर्माण लसिका ग्रंथियों, तिल्ली, थाइमस ग्रंथि तथा अस्थि मज्जा द्वारा किया जाता है। बी लिम्फोसाइट तथा टी लिम्फोसाइट जो लसिका कोशिकाओं के दो प्रमुख प्रकार है। जो लसिका कोशिकाओं के प्रमुख प्रकार कौन कौन से है? बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि मानव कलाई में, जो है मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। बताइए, मानव कलाई में जो है वो नाड़ी जो है ना स्पंदन करती है। जो क्या करती है? ये हृदय के बराबर जो है ना, यह स्पंदन करती है, हृदय के बराबर स्पंदन करती है। ये नाड़ी स्पंदन जो है मानव कलाई में है, नाड़ी स्पंदन जो करती है हृदय के बराबर करती है। चिकित्सा विज्ञान में हृदय की धड़कन के कारण धमनियों में होने वाली हलचल को नाड़ी कहते हैं। इसमें क्या बोला है? चिकित्सा विज्ञान में हृदय की धड़कन के कारण धमनियों में होने वाली हलचल को नाड़ी कहते हैं। सामान्यतः नाड़ी स्पंदन की दर हृदय के धड़कन की दर के बराबर होती है। जो नाड़ी स्पंदन की दर होती है ना, वो हृदय धड़कन के बराबर होती है। अगला सवाल है, इंसुलिन प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है इंसुलिन? तो इंसुलिन जो है ना भाई, यह कहाँ से प्राप्त होता है? तो इंसुलिन प्राप्त होता है हमारा डहेलिया की जड़ों से, या इंसुलिन प्राप्त होता है कहाँ? डहेलिया की जड़ों से इंसुलिन प्राप्त होता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि रुधिर में शर्करा की मात्रा का नियमन करता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि रुधिर में शर्करा की मात्रा का नियमन करता है। इसका स्रोत जो है डहेलिया की जड़ें तथा अग्नाशय की बीटा कोशिकाएं। कहाँ कहाँ से इसका जो स्रोत है वो डहेलिया की जड़ें तथा अग्नाशय की बीटा कोशिकाएं हैं। ध्यातव्य है कि इस हार्मोन की कमी से शरीर में मधुमेह का रोग होता है। इस जो इसमें बोला है क्या है कि इसका जो हार्मोन की कमी से शरीर में क्या होता है? मधुमेह रोग होता है। तो इसकी अधिकता से रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम रहने लगता है। अगर ये बढ़ जाएगा ना भाई, तो क्या हो जाएगा? मधुमेह होने लगता है। चलिए, और नहीं, सॉरी सॉरी, इसका कमी से क्या होता है? अगर इंसुलिन की कमी हो जाएगा तो मधुमेह रोग हो जाता है, और इसका मात्रा अगर कम रहने लगता है तो या क्या हो जाता है? इसकी अधिकता से ग्लूकोज की मात्रा कम रहने लगती है।
कम है तब वो, बेसी है तब वो। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता, ये बहुत ही पारंपरिक सवाल है कि नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि, बताइए क्योंकि क्या होता है? क्योंकि नाखून जो है मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं। मृत कोशिकाओं, नाखून जो है मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है, इसीलिए इसमें जो है काटने से दर्द नहीं करता। नाखून बाह्य कंकाल के अंतर्गत आता है। नाखून जो है ना बाह्य कंकाल के अंतर्गत आता है, जो कि केरेटिन से बने होते हैं, जो कि क्या होता है, केरेटिन से बने होते हैं, तथा इन्हें काटे जाने पर दर्द का आभास नहीं होता है। केरेटिन से बने होते हैं लेकिन इसमें काटे जाने का दर्द का आभास नहीं होता है, क्योंकि ये मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा निर्मित होता है। क्या होता है? मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा यह निर्मित होते हैं, जिनमें रक्त का जो संचरण नहीं होता है। इसमें रक्त का संचरण नहीं, तो इसे तो नहीं दर्द करता है। संचरण अगर रक्त का होता तो यह दर्द करता। प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है कब होता है, बताइए? तो प्रकाश जो संश्लेषण होता है दिन में अथवा रात्रि में होता है, दोनों में होता, दिन में अथवा रात्रि में होता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण हरे पौधों में होने वाली एक क्रिया है, इसमें वे भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में प्रकाश की ऊर्जा प्रदान करता है। प्राकृतिक रूप से पौधे सूर्य के प्रकाश से ही ऊर्जा ग्रहण करते हैं, मतलब क्या है, सूर्य के प्रकाश से ही यह ऊर्जा ग्रहण करते हैं, किंतु समुद्री शैवाल चंद्रमा के प्रकाश से यह क्रिया करते हैं। जो जो समुद्र में रहते हैं शैवाल लोग, वो चंद्रमा के प्रकाश से करते हैं। बाप रे बाप। विद्युत प्रकाश में पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। विद्युत प्रकाश में भी पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अगला सवाल है और लास्ट सवाल आज का, कि शरीर की वे कोशिकाएं जिनमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता है। इसमें सिंपल सुनिए कि शरीर की वे कोशिकाएं जिनमें क्या है, किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता है, जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु उन्हें कहते हैं। उन्हें जो कहते हैं, क्या कहते हैं उनमें, हम लोग बोलते हैं स्टेम कोशिकाओं में, इसमें जो है यह क्या है, ये शोध का केंद्र बिंदु है, मतलब गंभीर बीमारियों का शोध का केंद्र बिंदु है कौन, स्टेम कोशिकाएं। स्टेम कोशिकाएं भ्रूण व की वे आधार कोशिकाएं हैं। स्टेम कोशिकाएं भ्रूण की वे आधार कोशिकाएं जिनमें आगे चलकर मानव शरीर में 210 से अधिक तरह के ऊतक बनते हैं। कितना? 210 से अधिक तरह के ऊतक बनते हैं। भ्रूण की आधार कोशिकाएं 5 से 7 दिन पुराने भ्रूण से निकाली जाती है। कहाँ से निकाली जाती है? तो कोशिकाएं 5 से 7 दिन पुराने भ्रूण से निकाली जाती है विकसित हो रहे भ्रूण में स्टेम कोशिकाएं निकालकर उनसे उत्तक अंगों का निर्माण किया जा सकता है। जो भ्रूण में स्टेम कोशिकाएं निकालकर क्या किया जा सकता है, उनको उत्तकों या अंगों का निर्माण किया जा सकता है। चलिए आज की प्रश्नों की संख्या यहीं पे खत्म होती है। वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बस यही आपसे आग्रह है, और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जोहार।